हेलो स्टूडेंट, वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीडर्स प्लेस में। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था। हमने लगभग लगभग यहाँ तक मतलब आरबीआई की मनी ऐप है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने कहा था कि करंट से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है ये आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है। एंड देन मैंने आपको ये भी समझा दिया था आई प्रॉमिस टू पे बियरर का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में हम करने वाले हैं डीमोनेटाइजेशन एंड फिएट मनी। ठीक है। तो इसके बाद में हम ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डीमोनेटाइजेशन एंड फिएट मनी, विमुद्रीकरण। एंड प्रीवियसली ये कब कब हुआ था, 1946 में और 1978 में। तो सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे डीमोनेटाइजेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ करेंसी नोट। कि जो लीगल टेंडर के लिए मैंने आपको बताया था कौन कौन सी होती है, एक तो फिएट मनी होनी चाहिए। ठीक है। प्लस में सेकंड क्या होनी चाहिए, आप उसे उस कंट्री के अंदर जिसके अंदर मतलब जैसे इंडिया है उसके अंदर जो है आप कितने भी उसको कोई भी मना नहीं कर सकता लेने से। जैसे रुपी है, उसको क्या कोई मना कर सकता है लेने से? नहीं, कोई नहीं मना कर सकता। तो हमारे यहाँ पे क्या है, ये एक लीगल टेंडर। ठीक है। आई होप कि आपको याद होगा ये। ठीक है। लीगल टेंडर। ठीक है। तो उसे क्या है, वो फिएट मनी तो रहेगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो पुराने महात्मा गांधी सीरीज के नोट्स थे, यानी 1000 रुपीज के नोट एंड 500 रुपीज के जो पुराने नोट है, वो क्या फिएट मनी तो है। फिएट मनी क्यों है, वो फिएट मनी तो है। फिएट मनी क्यों है, फिएट मनी इसलिए है क्योंकि उसे एक तो आरबीआई ने किया है, जो कि हमारा क्या है, सेंट्रल बैंक है। सीबी में लिख रहा हूँ इसको। प्लस में उसकी एक और क्या खासियत है, क्योंकि फिएट मनी के दो थे ना, या एक तो वो वर्चुअल या फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए, वर्चुअल और फिजिकल फॉर्म में। तो हमारा वाला क्या है, फिजिकल फॉर्म में है। ठीक है। तो चेक पहली कंडीशन ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसे या तो कोई सेंट्रल बैंक इशू करे, या गवर्नमेंट इशू करे, या कोई किंग या क्वीन इशू करे। ठीक है। तो इसे हमारे सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई इशू कर रहा है, तो ये फिएट मनी तो है ही। ओके। बट क्या ये लीगल टेंडर है? नहीं, क्योंकि इसे क्या है, सर्कुलेशन से हटा दिया गया पुराने नोट को। तो क्या अब ये लीगल टेंडर, तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसे उसका लीगल टेंडर का स्टेटस जो होता है वो ले लेते हैं, जब बस वो फिएट मनी बन के रह जाती है। तो उसे जरूरी नहीं होता, जैसे पुराने 1000 रुपए के यानी 1000 रुपी नोट एंड 500 रुपी नोट, ये क्या है, ये जरूरी नहीं है कोई भी आप ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी उसे एक्सेप्ट करें। हाँ, हो सकता है किसी को मतलब कोई शौक हो, मतलब कलेक्ट करने का, तो उसके लिए ये यूज हो सकता है। बट आप ये कहें कि आप इसे डेली ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो ये क्या रह गया, सिर्फ फिएट मनी, लीगल टेंडर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि लीगल टेंडर का जो स्टेटस होता है वो दिया जाता है किससे, करेंसी नोट से। ठीक है। तो 8 नवंबर कितना 2016 यानी 8 नवंबर 2016 को फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, उसने क्या किया, नोटिफिकेशन किया जारी, किसके लिए, स्पेसिफिक बैंक नोट के लिए। कौन कौन से, महात्मा गांधी सीरीज के 500 और 1000 रुपए के नोट सीरीज नोटों के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। तो उससे क्या किया कि उसको क्या किया, कहते हैं कि अब इसको 1000 रुपये के नोट को एंड 500 रुपये के नोट को एक्सेप्ट करना, ये क्या है, जरूरी नहीं है। ठीक है। तो अब क्या है, एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, तो आरबीआई भी ये कह सकता है कि मतलब अब जो प्रॉमिस है इसने किया, आई प्रॉमिस टू पे बियरर, ये अब इन स्पेसिफिक नोट के लिए नहीं है। तो बैन नोट जो है 500 और 1000 के, ठीक है, एक लिमिट से ज्यादा आप नहीं रख सकते। क्यों? आप सिर्फ उसे रिसर्च के लिए रख सकते हो, उसके अलावा आप नहीं रख सकते। या फिर हॉबी के लिए हो गया, या म्यूजियम म्यूजियम नोट्स के लिए हो गया, उसके लिए रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो इसका हम अब ये नहीं करेंगे, एससी का जजमेंट ये पिलर 2 का है।
अब क्या है, 2,000 रुपये का नोट की अभी हुई थी, जस्ट अभी कुछ टाइम पहले, लास्ट ईयर ही शायद था। 2,000 रुपीज का जो नोट था, उसे क्या है, उसे विड्रॉन कर लिया गया है, विथड्रॉन, किसी सर्कुलेशन से, मतलब इसे विड्रॉल कर लिया गया। पर क्या ये लीगल टेंडर है? तो आरबीआई तो यही कहता है कि जो 2,000 रुपये का नोट है, उसे आप अभी भी डे टू डे में यूज कर सकते हो। ओके, तो आप डे टू डे में इसको यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिएट मनी तो है ही। फिएट मनी के तो मैंने आपको दो बता दिए थे कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पर क्या ये लीगल टेंडर है? हाँ, तो ये लीगल टेंडर है। तो आरबीआई ने ऐसा कुछ अभी कहा नहीं है कि इसको हम डिमोनेटाइज कर रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये लीगल टेंडर है अभी भी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बस पुराने 500 और 1,000 रुपए के नोट नहीं है। तो एक बार के लिए इसे क्या कहा था कि दो, मतलब 500 और 1,000 रुपए के नोट है, जब डिमोनेटाइज हो रहा था तो उस टाइम इन्होंने क्या कहा था कि पैसों की, मतलब नोट के जो है, नोट क्या है, नोट की सप्लाई कम है। तो इसलिए क्या है, इन्होंने 2,000 रुपीज का नोट जारी किया था। 2,000 रुपीज का नोट किया था ताकि नोट की सप्लाई बढ़ जाए। और जिससे क्या है कि एक, इनसे क्या होगा कि जो 2,000 रुपीज का नोट है, रुपी, कौन से 2,000 का जो नोट है, वो एक बार के लिए, जो पुराने 500 प्लस में 1,000 रुपए के नोट है, उनके कारण जो तंगी आई है मार्केट के अंदर, ठीक है, उसको एक बार के लिए कंप्लीट कर देगा। तो इसलिए क्या था कि 2019 से क्या था कि जो प्रिंटिंग थी इस नोट की 2,000 की, वो स्टॉप कर दी गई थी। और मई 23 2023, तो आरबीआई ने क्या कहा था लोगों को, या तो आप इसके दो चीज करो, ठीक है, मतलब 30 सितंबर 2023 तक, ठीक है, डिपॉजिट कर दो नोट को किसके अंदर, बैंक अकाउंट में। इसने क्या कहा था, नो लिमिट है, ठीक है, मतलब कोई भी लिमिट नहीं थी, मतलब कितने भी आप लाख लेकर आओ, आप डिपॉजिट कर सकते हो, चाहे 2 लाख हो, 2 करोड़ हो, मतलब नहीं बनता। या फिर कह रहा एक्सचेंज कर लो 2,000 का नोट विद अदर नोट्स, कितने, 500, 200, 100, 500, 200, ठीक है, इसमें बदलवा लो। कितने तक के? पर विजिट पे आप 20,000 रुपये, रुपी 20,000, 20 के लिख देता हूँ मैं, आप एक्सचेंज करवा सकते हो, ठीक है, ये आप करवा सकते थे। एंड इसको मैं 2 मिनट कर लूँ, ठीक है, तो इसको आप कर सकते थे। अब नाउ नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको बता दिया जो, मतलब 2,000 का नोट है, वो डिमोनेटाइज नहीं हुआ है, वो सिर्फ क्या है, विड्रॉन हुआ है, किससे, सर्कुलेशन से। अभी भी ये लीगल टेंडर बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कोई वो नहीं है। क्वेश्चन है, जो आरबीआई के रिप्लाई था, उनको क्या है, उनका क्या रहा है। तो क्या 2,000 का नोट फिएट मनी है? हाँ, हमने बताया कि फिएट मनी है ना यार। तो ये क्या लीगल टेंडर है? हाँ, लीगल टेंडर है, अभी भी आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हो और ये यूज हो सकता है। क्या विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन हुआ है? हाँ, विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन हुआ है। क्या डिमोनेटाइज हुआ है? नोट येट, आरबीआई ने नहीं कहा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद में 2,000 रुपये का नोट क्यों हटाया गया, वाई, ठीक है। अब जो आरबीआई ने है वो कौन कौन से रीजन दिए हैं? पहला तो ये क्या है कि जो आरबीआई ने कहा था 2,000 रुपये का जो नोट है वो टेम्परेरी बेसिस पे हुआ था, ठीक, क्योंकि शॉर्टेज थी किसकी, करेंसी की। कौन कौन से नोट के थे जब हमने डिमोनेटाइज किया था? 1,000 रुपये का एंड 500 रुपये का नोट। तो उसके कारण क्या हुए थे, नोट की शॉर्टेज आ गई थी, ठीक है। नोट की शॉर्टेज आई जिसके कारण क्या हुआ कि आरबीआई को क्या हुआ, 2,000 रुपीज का नोट क्या इशू करना पड़ा, ठीक है, सिंपल सा यही है। इसके अलावा आपने कुछ और नहीं ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 2,000 का नोट देखोगे तो वैसे भी वो कॉमनली यूज नहीं होता, मतलब बहुत रेयरली आपने देखा होगा यूज होता है। आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी है, मतलब तो इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड नोट्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है आपको समझाता हूँ कि 2019 से आरबीआई ने क्या है,
₹2000 के नोट जो है वो प्रिंट करना है। क्या होता, बंद कर दिया था, प्रिंट करना बंद कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ कि अब जो नोट हो चुके थे वो ओल्ड हो चुके थे। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इसको सर्कुलेशन से एक तरह से हटाना ही बढ़िया समझा। किसी भी जो नोट होता है उसकी लाइफ स्पेन 4 to 5 ईयर होता है। ठीक है, तो ये बात सच है। ठीक है, तो उसके अलावा मैंने भी आपको वही समझाया कि 2014 अब 2019 में सॉरी हुआ था, तो 2024 में आते आते तक, मतलब 2023 2024 के अंदर आते आते तक क्या हुआ, ये 4 to 5 ईयर ओल्ड हो चुके थे। तो इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 4 to 5 ईयर ही होता है। ठीक है, 4 to 5 ईयर होता है। तो इसके कारण क्या है कि अब जो पेपर नोट थे वो पुराने हो रहे थे, खराब हो रहे थे, और मतलब फटने वगैरह शुरू हो गए थे। तो उसके कारण वैल्यू कम होती है नोट की। तो इसके कारण क्या है कि इन्होंने एक तरह से सर्कुलेशन से हटाना है इसको, बढ़िया समझा। अब इसके अलावा कोई और है नहीं, तो इसके अलावा कोई और नहीं है। ठीक है, देयर इज नो मेंशन ऑफ ब्लैक मनी, करप्शन, फेक नोट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में क्या है, हम इसको लोगों कहाँ पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे पिलर 3B में, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब इसके बाद में क्या है, जिम्बाब्वे का गोल्ड कॉइन, इसको भी हम कहाँ पढ़ेंगे, पिलर 3B में। और उसके बाद में ईरानियन टोमान करेंसी, ये बहुत पुराना है, तो ये अब आपको करने की जरूरत नहीं है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, मतलब PCB 6 के अंदर था ये, PCB 6। ठीक है, तो ये बहुत पुराना टॉपिक हो चुका है। इसके अंदर क्या था, जो ईरान ने था उसने क्या अपनी नई करेंसी जो मतलब की थी जारी, किसके नाम से, टोमान करेंसी के नाम से। तो सिंपली ये था, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, कि टोमान क्या है, तो टोमान उसकी करेंसी थी जिसने जारी की थी कि आप अपनी पुरानी करेंसी लाओ। आई थिंक शायद रियाल थी इसकी पुरानी करेंसी, तो उसको लाओ और उसको टोमान के बदले में एक्सचेंज करवा लो। इतना ही था और कुछ नहीं था। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद में क्या है, कम्युनिटी मनी हो गया, मेटालिक मनी हो गया। ठीक है, अब कौन सा, फिएट मनी, ये हमने कर लिया। अब बैंक मनी, डिपॉजिट मनी, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, अब बैंक मनी और डिपॉजिट मनी क्या होती है, ये पढ़ते हैं हम, बैंक मनी एंड डिपॉजिट मनी। ठीक है, पहले पेपर ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, चेक, डिमांड ड्राफ्ट मतलब DD, ये सब कुछ। ठीक है, ये लो क्या है, ठीक है, पुराने टाइम का। उसमें क्या था, जो वॉइसराय रिपन था, ठीक है, उसने क्या था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, क्या ऑब्जेक्टिव था, पहला चेक जो था, चेक का डिसऑनर और क्या फोर्ज। ठीक है, मतलब पहले क्या था कि जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, कोई न, ऐसा था नहीं कोई रूल हो, तो उसके अंदर क्या होता था, कोई भी चेक, उस टाइम में बैंक तो होते थे, ऐसा नहीं था कि पुराने टाइम में बैंक नहीं होते थे, बैंक भी होते थे, चेक भी होते थे। तो क्या होता था, चेक जो होता था, बैंक में अगर आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं होंगे, बैंक जो अकाउंट है और उसके अंदर आपके रुपए होंगे ही नहीं, तो सीधी सी बात है, जो चेक हो जाएगा वो बाउंस हो जाएगा, है कि नहीं, बाउंस होगा। तो उसके कारण क्या होगा कि मतलब डिसऑनर हो गया उसका। तो उससे बचने के लिए क्या थे, कुछ लोग ऐसा करते थे, ठीक है, फोर्स करते थे, मतलब जो आपका चेक है उसके ऊपर एक्स्ट्रा रुपए डाल दिए, जैसे आपने 2000 रुपये का कोई चेक दिया है तो उसके ऊपर कितना डाल दिया, 20,000 रुपये करके उन्होंने फोर्स करा और वहां से आपके यहाँ एक्स्ट्रा निकलवा लिए पैसे। तो इस तरह क्या करते थे, डिसऑनर करते थे, फोर्स होता था। ठीक है, चेक, तो उससे बचने के लिए जो वॉइसराय रिपन है उसने कौन सा किया, ये वाला एक्ट। ओके, आपको ध्यान रखना है, इससे बचने के लिए था। उसके बाद में चेक का क्या होता है, चेक में क्या होता है, 3 पार्टीज होती है, कौन कौन सी, ड्रॉअर यानी मतलब सेंडर, ड्रोवी यानी बैंक, और पेई यानी जो रिसिप्टेंट होता है। मतलब मान लीजिए कि जैसे एक्सिस बैंक है, मैं ये मान लेता हूँ, SBI मान लेता हूँ, SBI, इस तरफ मैं हूँ। ठीक है, इस तरफ आप हो। ठीक है, मैंने क्या है, मैंने चेक किसको, मैंने चेक दिया आपको, मेरे पास चेक है, रुको 2 मिनट, मेरे पास चेक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको दे देता हूँ। ठीक है, इसके बीच में क्या है, हम 3 पार्टी शामिल होते हैं। एक तो मैं हूँ, मतलब कौन, कि जो भेज रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ड्रोवर।
ठीक है, एक बीच में जो बैंक होता है उसे क्या कहते हैं, ड्रॉइंग। और जो तीसरे आप हो जिसको आपको मिल रहा है उसको क्या कहते हैं, पे। बस सिंपल इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे तीन तरह के चेक होते हैं। चेक में भी मतलब टाइप्स ऑफ चेक होते हैं। टाइप्स ऑफ चेक में क्या है कि पहले तो है स्टील चेक। इसका मतलब क्या है कि मतलब 3 महीने हो गए और इसको विड्रॉल नहीं किया गया, यानी बासी चेक इसको कह लीजिए। एक जैसे किसी भी आपके चेक के, मान लीजिए मैं कोई चेक है इसमें मान लेता हूँ SBI लिखा हो, SBI। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेट डाल दी, आज की मैं डाल देता हूँ कितनी, आज मैं 18 अगस्त 2024 की डालता हूँ। आप जैसे 3 मंथ तक इसको नहीं निकलवाते तो ये चेक क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। तो उसी एक्सपायर चेक के लिए ये वाला यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है पोस्ट डेटेड। मतलब इसके अंदर क्या होता है, मैंने आज चेक बनाया SBI, ठीक है, मैंने आज चेक बनाया, पर किसके लिए, नेक्स्ट 1 के लिए, 1 तारीख के लिए। तो 1/09/2024, तो इस डेट के लिए मैंने चेक बनाया। तो आप क्या है कि इस डेट से पहले इसको चेक को नहीं विड्रॉ कर सकते। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और ओपन बियरर चेक, इसको क्या कहते हैं, ओपन या बियरर चेक। तो इसका क्या होता है, इससे वो कोई भी ले जाओ, जैसे आपको ले जाना है आप ले जाओ, आपके फादर को ले जाना है वो ले जाए, मदर को लेकर जाना है वो ले जाए। मतलब कोई भी जाके इसको क्या है, बैंक को देगा, किसको, SBI को, और क्या है, कैश ले लेगा, कैश आ जाएगा उसके। ठीक है, सिंपल यही है। अब IFSC कोड क्या होता है, IFSC कोड देखते हैं। तो IFSC कोड क्या होता है, इसको पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होता है, एक 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है। ठीक है, टू आइडेंटिफाई ब्रांच, बैंक ब्रांच जस्ट लाइक पिन कोड। ठीक है, जैसे पिन कोड आपका हो गया, जैसे मैं रहता हूँ श्री गंगानगर में, ठीक है, SGNR, श्री गंगानगर राजस्थान। तो इसका क्या है, इसका जो पिन कोड है वो है 335001। ठीक है, इसी तरह कहीं और का भी होगा, इसी तरह कहीं और का भी होगा, इसी तरह कहीं और का भी होगा। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कोई जोधपुर है, उसका क्या कोड होगा, 324001। ठीक है, इस तरह। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जैसे आपका ये कोड होता है, ठीक उसी तरह बैंक का भी एक कोड होता है। अगर जैसे आपको मान लो कि किसी बैंक से आपको पैसे निकलवाने हैं, पर वो बैंक क्या है, वो बैंक है कहाँ पे, आप मान लेता हूँ जैसे मैं गंगानगर के अंदर रहता हूँ, ठीक है, जोधपुर में कोई बैंक है, ठीक है, पर वहाँ से कोई इंसान मेरे को क्या है, मेरे को चेक भेजता है, पर उसका बैंक तो क्या है, जोधपुर में है। तो मेरे को कैसे पता लगेगा कौन सा बैंक है, कौन सी ब्रांच है। तो उसके लिए क्या होता है, 11 डिजिट का क्या होता है, एक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है। अल्फा न्यूमेरिकल मतलब इस तरह होगा, ऐसे मैं ICICI का मानता हूँ, ICICI कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, 001675, इस तरह करके एक 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होगा कि ये कहीं ना कहीं का बताया करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब इसके बाद में हमने क्या करना है, इसके बाद में हम करते हैं, ठीक है, MICR कोड क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, क्या होता है, 9 डिजिट का एक कोड होता है, किससे रिटर्न होता है, आयन ऑक्साइड से होता है, फॉर ऑटोमेटेड क्लियरेंस। ठीक है, अब आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद मत रखना। 9 डिजिट का कोड है, किससे, आयन ऑक्साइड से होता है, ऑटोमेटिक क्लियरेंस के लिए होता है, DD। ठीक है, एंड ओवरड्राफ्ट। अब डिमांड ड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे बैंक अकाउंट, मतलब मैं ऐसे सिंपल आपको समझाता हूँ। ठीक है, हम जैसे क्या है कि शॉपिंग में क्या यूज़ करें, डेबिट कार्ड, NFT, RTGS, IMPS चेक। ठीक है, अब मेरे अकाउंट में क्या है कि मतलब जैसे मैं मानता हूँ कि मुझे 2500 रुपये चाहिए, पर मेरे अकाउंट में क्या है, ओनली 1000 रुपये। तो 1500 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए, 1500 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैं क्या है, अगर एक तरह से लोन लूंगा 1500 रुपये का, 1500 रुपये का मैंने क्या ले लिया एज अ लोन, उस लोन को क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब याद रहेगा ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है।
ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि मैं मेरे अकाउंट में तो है कम पैसे, अकाउंट में है ओनली 1000 रुपीज, पर मेरे को चाहिए 2500 रुपीज। तो मैं क्या करूँगा, 1500 रुपये का ओवरड्राफ्ट ले लूँगा। ओवरड्राफ्ट बोले तो लोन ले लूँगा। ओके, अब इसमें भी इसने क्या लिखा है, ओवरड्राफ्ट when person has insufficient bank balance, still he may withdraw money from his account as a loan. Such facility is called overdraft। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट हैज ओवरड्राफ्ट अप टू 10,000 रुपीज विद सर्टेन कंडीशन। ओके, तो मैं आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मेनली शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, लोन जो होता है वो क्या होता है, मेनली लंबे टर्म के लिए होता है। जैसे आप क्या होता है, होम लोन कहते हैं हम, अब होम ओवरड्राफ्ट थोड़ी ना कहते हैं। होम लोन जो होता है वो क्या होता है, वो 20 ईयर्स के लिए भी हो सकता है, वो 40 ईयर्स के लिए भी हो सकता है, वो 10 ईयर्स के लिए भी हो सकता है। ठीक है, यही है। जबकि जो ओवरड्राफ्ट है वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लाइक 30 डेज के लिए, 40 डेज के लिए, 50 डेज के लिए, मतलब 60 डेज के लिए, इस तरह से। ओके, आई होप कि आपको सबको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं इससे आगे। ठीक है, अब क्या है, डिमांड ड्राफ्ट किस किस चीज़ के लिए काम आता है। जैसे आप मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, वेट अ मिनट, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट ये देखो नन्ना मुन्ना सा स्टूडेंट, उसको क्या है, उसको फीस देनी है। ठीक है, किसके लिए, कॉलेज की। तो कॉलेज की फीस देनी है, तो क्या होगा, वो अपने अकाउंट, बैंक जो होगा, बैंक में मतलब कोई भी आप मान लीजिए, एसबीआई मान लीजिए, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, रिसिप्टेंट के नेम से, मतलब जैसे मैं मेरा कॉलेज मान लेता हूँ डीएवी कॉलेज, मतलब इनके नेम से जो भी मतलब बैंक में अकाउंट होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, मैं डीडी बनवा लूंगा। डीडी बोले तो डिमांड ड्राफ्ट। और फिर वो क्या होगा, वो डिमांड ड्राफ्ट का क्या होगा, मेरे को एक स्लिप दे देंगे। वो क्या होगा, मैं कॉलेज के अंदर सबमिट दे दूंगा। कॉलेज बोलते कौन सा, डीएवी, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, कॉलेज बोले तो कौन सा, डीएवी, कौन सा, डीएवी। ठीक है, और कॉलेज क्या होगा, वापस क्या होगा, बैंक को दे देगा, और बैंक से क्या है, कैश ले। तो यही है सिंपल डिमांड ड्राफ्ट। उससे ज़्यादा आपको इसके अंदर कोई भी मतलब दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि अपना सर फोड़ो, उतना टाइम लगाने की इसके अंदर जरूरत नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में चेक क्या है, चेक, अब इसके क्या है, एनपीसीआई क्या है, जिसके लिए चेक के लिए, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, सीटीएस, एंड पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपली मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ। जैसे इसके अंदर इतना मत्थामारी करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब अपने तीन वैसे वही सेम ले लेते हैं, मैं हूँ, ठीक है, और उसके बाद में एसबीआई बैंक है बीच में, उसके बाद में आप। ठीक है, मैं क्या चेक देता हूँ आपको। ठीक है, और सेम चेक क्या होगी, एक फोटो जो होगी वो मैं क्या करूँगा, एसबीआई को दे दूंगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, जैसे वो दिखाता हूँ, क्या होगा, फोटो जो होगी, एक मैं क्या होगा, चेक जो आपको पहला से मेरा स्टेप क्या होगा, चेक जो होगा वो मैं आपको दे दूंगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, एक चेक की जो फोटो होगी वो मैं बैंक में जमा कर दूंगा। अब बैंक क्या होगा, ठीक है, इन दोनों जो चेक होगा, मतलब जो भी आपके दोनों चेक, ये वाला चेक जो मैंने आपको दिया और फोटो है, ठीक है, उन दोनों को मिलाकर देखेगा कि अगर तो है सेम तो आपको मिल जाएंगे पैसे, तो आपको आ जाएगा कैश।
मनी मनी, आपकी आंखों में आ जाएंगे स्टार, दिखाऊंगा ऐसे ऐसे, आपके ये चेहरा खिल जाएगा। ठीक है, अगर तो आपने किया कुछ भी चेक के साथ में इधर उधर, जैसे आपने कहा कि मेरे को 10,000 रुपये की जगह, मैंने आपको कहा कि मैं आपको 10,000 रुपये का चेक भेज देता हूँ, आपने 10 की जगह क्या कर दिया, एक जीरो जोड़ दी और क्या बना दिया, 1 लाख रुपये का चेक, तो क्या करेगा, कैश नहीं मिलेगा आपको, आपको भगा देंगे वहीं से। ठीक है, तो सिंपल यही है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम एंड पोस्टल पे मैकेनिज्म, इससे ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर आपको मतलब पीएससी डायग्राम में अब आपको आराम से समझ आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, एनपीसीआई का बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, वो आप डायग्राम से देख सकते हो यार। ठीक है, चेक ट्रांकेशन सिस्टम क्या है, इफ एसबीआई सेंड कॉपी ऑफ चेक टू चेक इन पोस्ट कुरियर, मोर टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो सीटीएस क्या है, फास्टर क्लियरेंस का काम होता है, क्योंकि ऑनलाइन चलता है तो सारा फास्टर क्लियरेंस का काम होता है। पोस्टल पे मैकेनिज्म क्या है, आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो किसी भी चेक को कि 10,000 रुपये की जगह, ठीक है, 10 लाख रुपए नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं कर सकते, बस यही फायदा है, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत है नहीं। सीटीएस क्या है, फास्टर सेटलमेंट है, जस्ट कुछ घंटों में हो जाएगा। सीटीएस क्लियरेंस सेटलमेंट टुक अप टू, पहले कितना था, 1 से 2 वर्किंग डेज, बिकॉज क्या था, बैंकर में सेंड 1 और 2 चेक्स, ठीक है, स्कैन कॉपी टू अदर बैंक। ठीक है, तो बल्क हो जाती ब्रांचेस, तो ये मतलब, तो इसको क्या कहते थे, T+1 सेटलमेंट साइकिल। तो अब क्या है, अब 2024 से जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके अंदर क्या है कि कुछ ही आवर्स में, मतलब कुछ ही घंटों में क्या हो जाएगा, आपका चेक क्लियर हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, सेटलमेंट। इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर और डिजिटल पेमेंट। ओके, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, याद रखना, इम्पावर किसको है, आरबीआई को करता है रेगुलेट करने के लिए, किसको, कार्ड पेमेंट को, ई पेमेंट को, और जो भी ई पेमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है सर्विसेज है उन सबको। तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब यूपीआई भी आ जाएगा आपका, आपका कार्ड के अंदर मास्टर कार्ड का भी आ जाएगा, वीजा का भी आ जाएगा, रुपे आ जाएगा, और रुपे, ठीक है, ये सब आ जाएगा। तो आपको ये सब याद रखना है। और इसके बाद में जो बैंकिंग है, मतलब इसके कोर बैंकिंग सॉल्यूशन भी है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन मतलब सीबीएस। सीबीएस क्या है, ये क्या है, इट इज अ बैंकिंग सॉफ्टवेयर विद वेब प्लेटफॉर्म फॉर सेंट्रलाइजेशन डेटा मैनेजमेंट एंड ब्रांचलेस बैंकिंग। ठीक है, अब इसके कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के कौन कौन से एग्जांपल है, बैंकिंग सीएस सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर, और ई कुबेर। ई कुबेर किसके लिए, आपको ये याद रख लेना, ई कुबेर किसके लिए, आरबीआई यूज करता है इसको। ठीक है, तो इससे ज्यादा मतलब कोई मतलब नहीं है इसके यार, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और ये, इन सबका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे आप खुद भी कर लेना। यूपीएससी जो है 2020 2060 का क्वेश्चन है, अब इसको आप कर लेना। ठीक है, इसको आप खुद से करना, मैंने सिखा दिया, तो इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इसको कर लेंगे, नहीं तो मैं इसको एक साथ ही सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस में अंतर। ठीक है, आरबीआई सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, सीपीएस, उसका हिस्सा कौन है, और एनपीसीआई का आईएम आईएमपीएस कौन सा है, ये एनपीसीआई का है। और आईबीआई आरबीआई का सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम कौन सा है, वो क्या है, आरटीजीएस और एनएफटी। तो टाइप क्या है, आरबीआई क्या है, आरटीजीएस, आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। और उसी तरह आरबीआई का क्या है कि एनईएफटी क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, ये याद रखना है। आईएमपीएस की क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें आप अमाउंट कितने ट्रांसफर कर सकते थे, जो आरटीजीएस है, ठीक है, ये रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, उसके अंदर कितने कर सकते हो आप, 2 लाख से, मतलब 2,000 रुपये, मिनिमम 2 लाख टू 2,000 करोड़। ठीक है, ये आप कर सकते हो। और एसबीआई मतलब ये आपका अलग ही है, इसका मत देख रखना। उसके बाद में आप जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है उसके अंदर आप कितना कर सकते हो, आप 10 लाख रुपए तक के उसके अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और जो आईएमपीएस है, यानी
आप उसको IMPS कब से यूपीआई, ठीक है, उससे ज़्यादा मतलब दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तो उसके अंदर आप कितनी कर सकते हो, 1 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की, ठीक है। किसको टारगेट करते हैं, जो ये जो है, जो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट है। अब इसमें आप देख ही रहे हो यार, मिनिमम ही 2 लाख का ट्रांजेक्शन है और मैक्सिमम कितना है, 2000 करोड़ का। तो सीधी सी बात है, कोई बिजनेसमैन होगा उनको ही करेगा, बिजनेसमैन है तो उनको करते हैं। और इसमें क्या, आप 1 रुपये भी ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब अप टू 10 लाख है तो आप 1 रुपये से लेकर 10 लाख तक के इसके अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इसमें 5 लाख तक के कर सकते हो। तो सीधी बात है, ऑर्डिनरी जो रिटेल कस्टमर है उनको करेगा, जो आम जनता है, ठीक है। सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है, इनका क्या होता है। अब सीधी बात है, अगर आप 2-2 हजार करोड़ रुपए, ठीक है, कर रहे हो ट्रांसफर, तो आपको तो 2 दिन थोड़ी ना चाहिए, 4 दिन थोड़ी ना लगना चाहिए। तो ये क्या है, ये बिल्कुल इंस्टेंट कर देता है, अभी हुआ, जैसे आपका यूपीआई का होता है, अभी हुआ अभी पहुंच गया, ठीक है। पर NEFT है, जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड जो ट्रांसफर है, उसके अंदर कितना लगता है, उसके अंदर अप टू 30 मिनट लगते हैं, ठीक है। और जो आपका IMPS है उसके अंदर भी क्या है, इंस्टेंट सेटलमेंट है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में जो आपका रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट है, RTGS, उसके अंदर क्या है, ओनली वीक डे ऑफिस और, मतलब पहले तो क्या था कि आपके जितने वीक डे होते थे, यानी लगभग लगभग सुबह 10 से लेके 6 या 8 से लेके 6, कुछ इस तरह का था, ठीक है। पर अब क्या है, 24x7, मतलब 24 घंटे 7 दिन, मतलब पूरा वीक हर टाइम ये चलेगा। इसके बाद में ये क्या है, ये भी सेम वीक डे होता था, ऑफिस और, ठीक है। पर अब इसके अंदर क्या है, नहीं, अब ये भी 24x7 चलता है। और जो IMPS है, वो तो हर टाइम, वो तो शुरू से ही, मतलब आप कभी भी रात को भी अगर आप चाहो तो यूपीआई से 5 रुपए भेजने हैं, तो भेज दोगे ना यार। तो ये तो स्टार्टिंग से ही क्या था, 24x7 चलता था। इसके अंदर क्या है, बिफोर फीस थी, क्या थी, फी प्लस GST लगता था। अब क्या, अब नहीं है। इसके अंदर क्या, IMPS में है क्या, हाँ है ना, फी प्लस GST। तो इसको क्या होता है, फी प्लस GST लगता है, पर क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है इसको हटा देती है, तो देखिए, ठीक है, ये याद रखना। हु कैन प्रोवाइड फैसिलिटी, बिफोर इसके क्या था, ओनली बैंक थे वो प्रोवाइड कर सकते थे, पर आरबीआई ने क्या 2021 में, यानी 2021 में क्या रिफॉर्म्स किए। तो इसके अंदर क्या, नॉन बैंकिंग एंटिटीज है वो भी क्या है, पार्ट कर सकती है किसका, कोर बैंक, जो इसका CPS का है, सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम का, जिसमें NEFT आता है और RTGS आता है, ठीक है। उनका फोन कर सकते हैं। और इसका तो क्या है, बैंक है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मोबाइल वॉलेट है, लाइक कौन से, फोन पे और यूपीआई, ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको समझाया RTGS किसके लिए है? मतलब जो रियल टाइम, अगर रियल टाइम हो रहा है और 2000 करोड़ का ट्रांसफर हो रहा है, तो सीधी बात है, हाई वैल्यू के लिए। NEFT किसके लिए है? मतलब सिंपल लोगों के लिए यार, आम जनता, ठीक है, कॉमन मैन, ठीक है। और NPSCI का जो IMPS है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, वो किसके लिए है? वो तो कॉमन मैन के लिए ही है यार, कॉमन मैन के लिए, ठीक है, याद रखना। मैंने आपको बोला था ना, बैंक जो है फीस नहीं लेते, तो ये अलग बात है, ठीक है। अब LPSS क्या है, लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। RBI इमरजेंसी बैकअप अल्टरनेट टू, किसके लिए, NEFT, RTGS और IMPS के लिए। किसके लिए, टू प्रोवाइड टेम्परेरी एंड पोर्टेबल सॉल्यूशन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर हो गया, ND, वॉर होगी, तो उसके अंदर क्या, टेम्परेरी पेमेंट पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना यार, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया इसने, LPSS ये यूज किया, कैसे, एज अ बैकअप, बैकअप है किसका, IMPS, RTGS और NEFT, ठीक है। उसके बाद में क्या है, RBI नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तक क्या डेवलप ही नहीं है, ठीक है। RBI नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, RTGS टू कंप्लाई विद ISO XML स्टैंडर्ड्स, ठीक, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मत करना, ठीक है। तो अब क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कौन सा, NPCI। क्या है NPCI, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, याद रखना, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। क्या हुआ था,
ओरिजिनली क्या था, 10 बैंकों ने फाउंड किया था, कितना, 100 करोड़ का कैपिटल लगा के। बट लेटर क्या है, 2020 के अंदर पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे एक्सेट्रा इन्होंने भी किया था, शेयर होल्डिंग की थी किसकी, एनपीसीआई की। ठीक है। इसका क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है कॉस्ट इफेक्टिव, क्या है पेमेंट सोल्यूशन बनाना। ठीक है। किसके लिए, मतलब बैंकों के लिए, और जितने भी मतलब वॉलेट्स वगैरह उन सबके लिए ही होगा ना यार। ठीक है। जो यूपीआई भीम है, यूपीआई आप यूज करते ही हो, पता है ना, वही पेटीएम वाला यूपीआई, यू पेटीएम करो बाद में, उसके बाद में वो आवाज भी आती है। ठीक है। तो ये पेटीएम यूपीआई है। ठीक है, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, मतलब जो आप यूपीआई जितनी भी यूज कर रहे हो। ठीक है। ऐप एंड अदर मैकेनिज्म, तो किसके लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजर के, इंक्लूजन करना है किसके लिए, विलेजर्स का, पुअर्स का। ठीक है। इन सब के और बैंकिंग नेटवर्क की रीच बढ़ानी है। ठीक है, इन सब के लिए काम करता है। तो ईपीएफओ 2023 में इसके अंदर क्वेश्चन है, क्या है। ठीक है। इन फर्स्ट है, इन इंडिया the RTGS NFT payments system are owned and operated by National Payment Corporation of India NPCI। तो ठीक है यार, ये वाला तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एन एंटिटी प्रमोटेड या इक्वल्स टू ओन्ड बाय बैंक। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना, अभी आपको मैंने ये देखो इसमें बता दिया, अब आपको खुद को करना है कि हाँ या नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद पढ़ते हैं, नहीं करने की जरूरत है, नहीं है करने की कोई जरूरत नहीं है यार। ठीक है। अब इसके अंदर हम आगे करते हैं, एनपीसीआई का यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इट इज अ टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग डिजिटल पेमेंट्स एप्स बेस्ड ऑन आईएमपीएस विद फॉलोइंग फीचर। क्या होगा, क्यूआर स्कैन एंड पे टू मर्चेंट, मतलब वो क्यूआर कोड होता है ना, आपने देखा नहीं है ऐसा करके, कुछ इस तरह के उसके अंदर डॉट्स होंगे, फिर यूं यूं करके होगा, फिर एक डब्बा इस तरह का होगा, फिर उसके अंदर डब्बा होगा, फिर एक यूं यूं करके लाइंस होगी, फिर इस तरह का होगा एक क्यूआर कोड, फिर एक छोटू सा क्यूआर कोड होगा। इस तरह के, मतलब जो क्यूआर कोड होता है उसको फोन से स्कैन करते हो। ठीक है। तो उस पर है बेस। ठीक है। यू कैन लिंक बैंक अकाउंट फॉर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी विदाउट स्टोरिंग इन वॉलेट। ठीक है, मतलब कैसे था, जो यूपीआई था, यूपीआई आने से पहले क्या था, तो ये जो फोन पे था, फोन पे पीपी लिख देता हूँ मैं, फोन पे। ठीक है, या फिर जो अमेजोन पे था, एपी, या फिर जो मोबीक्विक था, एमओबी। ठीक है। इन तीनों में क्या था, आपको इनके क्या, इनके वॉलेट होते थे, अलग अलग वॉलेट होते थे, मैं कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है। इनके वॉलेट हुआ करते थे। वॉलेट का सीन क्या होता था, तो आपको पहले क्या है, पैसे आपके बैंक अकाउंट से इस वॉलेट में डालने पड़ते थे। तो ये क्या था कि कुछ चार्ज लेते थे, फीस लेते थे, कितनी, 2 रुपये ले ली, जैसे आपने 100 रुपये ट्रांसफर किया, आपने 1000 रुपये मान रखी है, तो उसके ऊपर 10 रुपये फीस ले ली उन्होंने। ठीक है, तो 1000 रुपये में 10 रुपये फीस ले ली, इस टाइम 10 रुपये की फीस ले ली, इस टाइम 10 रुपये की फीस ले ली। ठीक है, तो आपको फीस कटती थी हर बार ट्रांजेक्शन में। तो अब क्या है, आपको सीधे इस वॉलेट में करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या होता है, बैंक टू बैंक, जैसे मेरा बैंक है, यूपीआई आ गया, और आपका बैंक हो गया, मेरा बैंक मान लेता हूँ एसबीआई है। ठीक है, यूपीआई बीच में आता है, और आपका बैंक मान लेता हूँ एक्सिस है। इन दोनों में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, बिना इसके वॉलेट में करेंगे। ठीक है, याद रखना है आपको। अब सच ऐप कैन पुश ट्रांजेक्शन, ठीक है, रेमिटेंस टू फैमिली और पुल ट्रांजेक्शन मंथली, बिल डिडक्टेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी और इवन। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ पुश और पुल ट्रांजेक्शन क्या होता है। पुश ट्रांजेक्शन क्या होता है, पी यू एस एच, एंड पुल ट्रांजेक्शन। पुश ट्रांजेक्शन क्या है, कि जो आप खुद से भेजते हैं, जैसे आपको क्या है, आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ राजस्थान में, मेरे को पैसा भेजना है गुजरात में, तो मैं क्या करूँगा, पैसा भेज दूंगा 10,000 रुपये, 10K रुपये। तो ये इस टाइप के ट्रांजेक्शन क्या होता है, आप जिसमें खुद की मर्जी से भेजते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये होते हैं पुश ट्रांजेक्शन। और पुल ट्रांजेक्शन क्या, आप नेटफ्लिक्स का कोई मान लो सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, अब मैं आपको अमीर मान लेता हूँ, आप खरीद लेते हो 499 का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 499 का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, तो उसमें क्या करते हो, आप मंथली पेमेंट लगा देते हो कि हाँ मंथली ऑटोमेटिकली कट जाए, तो मंथली जब ऑटोमेटिक कटनी शुरू होगी तो उसे क्या कहेंगे, पुल ट्रांजेक्शन, जिसमें मतलब क्या है कि कंपनी खुद ले लेती है आपसे पैसे, आपको बार बार करने भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखना। अब एनपीसीआई का क्या है, एग्रीमेंट साइन हो चुका है, किसके साथ में, भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूरोप। ठीक है, मॉरिशस, श्रीलंका एक्सेट्रा। सो डायरेक्टली क्या है, इंडियन जो टूरिस्ट है, जो क्या है फॉरेन कंट्रीज में जाए, और जो डायरेक्टली क्या है वो अपने अकाउंट से क्या है पैसे स्पेंड कर सकें। ठीक है, और किसके बेस से, यूपीआई के
ऊपर, ठीक है। यूपीआई की जो डेली ट्रांजेक्शन लिमिट है, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख रुपये डे फॉर नॉर्मल ट्रांजेक्शन। 2 लाख रुपए है वो किसके लिए, कैपिटल मार्केट के लिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, क्रेडिट कार्ड पेमेंट होगी, लोन रीपेमेंट होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके लिए आप 2 लाख रुपए कर सकते हो। 5 लाख की डे कितनी होती है, किसके लिए, जीसैक के परचेजेस के लिए, ठीक है, और आईपीओ होता है तो उसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए, इन सब के लिए 5 लाख की है। और मेडिकल एंड एजुकेशनल जो सर्विसेज है उन सब के लिए टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट, और इन सब के लिए आप क्या है 5 लाख तक की कर सकते हो डेली। अब मैंने आपको पुश और पुल ट्रांजेक्शन मैंने पहले ही बता दिया था क्या होती है, जिसमें आपकी मर्जी होती है और जिसमें कंपनी खुद ले लेती है हर मंथ, ये सीन होता है, ठीक है। तो अब क्या है, मेरे को ये इतना तो लिंक ना, ये आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। और इसके बाद में मैं आपको ये बताता हूँ, एनपीएससी आएगा क्या है, एनपीएससी यूपीआई 1 2 3 पे फॉर फीचर फोन। फीचर फोन याद ना कौन से होते हैं, एक तो होता है स्मार्टफोन जिसमें टच स्क्रीन होती है, फीचर फोन होते हैं वो छोटू सा फोन दिख रहा है जिसमें कीपैड होता है, हाँ वही, जिसमें इस तरह करके 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर क्या होता है यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे स्टार होता है, यहाँ पे हैश होता है, ठीक है। ये वाला फोन, यहाँ पे वो कॉल कट करने वाला होता है, यहाँ पे कॉल रखने वाला होता है, देखो पूरा फोन बना दिया मैंने, और ये छोटू सी डिस्प्ले होती है। तो उसके लिए क्या है, एनपीसीआई ने क्या है 1 2 3 जो पेमेंट्स पे है वो किया है, तो किसके लिए है, बेसिकली स्मार्टफोन के लिए नहीं है, किसके लिए है, बेसिक फ़ोन के लिए, फीचर फोन्स के लिए। तो इसमें क्या है, आपको क्या है, एक यूपीआई का क्या है, यूएसएसडी कोड करना पड़ता है। यूएसएसडी का फुल फॉर्म देख लेना, अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, कोड क्या है, कोड है 99 हैश, ठीक है, ठीक है। तो किसके लिए, वही मतलब फीचर फोन के लिए, तो क्या, इट वॉज नॉट वेरी पॉपुलर अमंग पीपल, क्यों, जानते ही है लगभग सभी के पास में फीचर फोन है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एनपीसीआई ने क्या नई मुहिम चलाई, किसके लिए, एनपीसीआई ने क्या है यूपीआई नए प्लेटफॉर्म को मतलब इसी, मतलब ये मान लो कि इसी का सेम एक तरह से क्या किया, 1 2 3 पे के नाम से किसके लिए कर दिया, लॉन्च कर दिया, किसके लिए, बेसिक स्मार्टफोन के लिए। यूएसएसडी कोड दिस वाज ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है, मतलब आप इससे हर तरह के ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो ये देख लेना, ठीक है, इतना वाला, ठीक है, ये आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में यूपीआई ऑब्जर्वेशन बाय इकोनॉमिक सर्वे, किससे, 2023 से, क्या है, जो फाइनेंशियल ईयर में थे उसके टोटल कितने थे, जो ट्रांजेक्शन थे करोड़ के अंदर, टोटल ट्रांजेक्शन थे करोड़ में 31,000, ठीक है। और यूपीआई का टोटल ग्लोबली शेयर कितना था, सिर्फ 17%। और 2020 के फाइनेंशियल में कितना हुआ, 46,000 करोड़, ठीक है, और टोटल उसका इतना शेयर हुआ 27%। जबकि फाइनेंशियल 2020 के अंदर कितना हुआ, 8,840 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं, और कितना हुआ है ये 52% टोटल, ये जितने भी आपके ऑनलाइन ट्रांसफर हुए हैं उसके अंदर ये इसका शेयर हुआ है, ठीक है, याद रख लेना, याद करना हो तो। बाकी आई डोंट थिंक सो कि इतना होगा, हाँ अगर वो क्या ग्रोथ हो रही है, ऐसा ऐसे एग्जाम में आ जाए कि हाँ यूपीआई की ग्रोथ हो रही है, तो हाँ यूपीआई की ग्रोथ हो रही है ना यार, स्टेडली इंक्रीज, ठीक है, याद रख लेना, लास्ट 3 ईयर के अंदर, लास्ट 4 ईयर के अंदर इसकी ग्रोथ हुई है। तो अब क्या है, ये वाला टॉपिक है, यूपीआई सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी, क्या है, फेडेड टॉपिक है, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यूपीआई लाइट देखते हैं, यूपीआई लाइट का क्या सीन है, एक तरह से वॉलेट ही है, जैसे आपको यूपीआई का कभी भी यूज करोगे तो उसके अंदर क्या है, आपको 4 डिजिट या और 6 डिजिट के पिन यूज करना पड़ता है, किसके लिए, हर ट्रांजेक्शन के लिए, फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, ठीक है, फॉर एवरी ट्रांजेक्शन आपको क्या ये यूज करना पड़ता है। तो अब क्या है, यूजर क्या है ऐड कर सकते हैं मनी, किससे, अकाउंट से, तो किसमें, यूपीआई लाइट वॉलेट के अंदर, इसके लिए खुद के मोबाइल ऐप में, जैसे गूगल पे हो गया, भीम हो गया, यूपीआई हो गया, भीम ऐप हो गया, ठीक है, उसके बाद फोन पे हो गया, अमेजोन पे हो गया, और उसके बाद में पेटीएम हो गया इसके अंदर। तो इसमें क्या होगा, यूजेस क्या है इसका, आप, मैं इसका वॉलेट में बता देता हूँ, जैसे आपने यूपीआई के अंदर क्या किया, पैसे डाल दिया 2000 रुपये, ठीक है, भर डाल दिए पैसे किसके अंदर, यूपीआई से इसके अंदर। तो इससे क्या, आप सीधे बिना पिन के, बिना, विदाउट एनी पिन,
आपके सामने वाले के बैंक अकाउंट में, अगर उसका यूपीआई वॉलेट नहीं भी है तो भी बैंक अकाउंट में क्या सीधे भेज सकते हो पैसे। ठीक है, इससे ये फायदा है। तो मैक्स लिमिट पर ट्रांजेक्शन कितनी है? 500 रुपये। ये 500 रुपये आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कितनी मैक्स लिमिट है। और स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 2000 रुपये, 2000 रुपीज़ आप मैक्सिमम स्टोर कर सकते हो एक बार में। ठीक है, बेनिफिट क्या है? क्या फास्टर होगा विदाउट एनी पिन के लिए। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या है, लेस चांस होगी ट्रांजेक्शन फेलियर के, क्योंकि क्या है, कभी कभी बैंक का सर्वर जो होता है, बैंक का सर्वर जो होता है वो स्लो होता है, तो उससे क्या होता है, ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। अब इसके अंदर आपके वॉलेट में पड़े, आपके फोन में पैसे पड़े, तो क्या होगा, क्या टेक्निकल इशू होगा? नहीं आएगा ना, सिंपल सी बात है ना यार। ठीक है, तो ये, तो आप पहले क्या होता था, आपको यूपीआई के लिए पिन रिक्वायर्ड होता था, अब क्या है, यूपीआई लाइट में डालो सीधे भेज दो पैसे। कहाँ पे? सेलर के पास में। मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम लिमिट 2000 रुपये। ठीक है, इतना याद रखना है, उससे ज़्यादा नहीं है। ट्रांजेक्शन समझ गए, 2500 रुपये से। यूपीआई लाइट और यूपीआई लाइट एक्स सेम ही है सब कुछ, कुछ ऐसा अलग नहीं है। ठीक है, अब ये करने के लिए 10.12.9, ठीक है, कन्वर्जनल पेमेंट इन यूपीआई कैसे है? अब इट विल बी हेल्प यूजर टू चैट, कन्वर्स विद एआई पावर्ड सिस्टम टू मेक पेमेंट। एग्जाम्पल क्या है? स्मार्ट स्पीकर लाइक हे एलेक्सा, मतलब हे सीरी, एलेक्सा, गूगल रिमाइंड वगैरह, मिल्क वगैरह, ये इसका सिंपल सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ क्या सीन है। कि आपका जो भी एआई के थ्रू होगी, आप उसको बोलकर या आप उसका रिमाइंडर लगाकर, मतलब कैसे चैट करके उससे सिंपल भाषा में आप क्या है पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा आपका। ठीक है, बस इतना सही है। अब प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन क्या है? ठीक है, when banker allow an account holder to borrow up to predetermined amount of money without having any without having to apply for loan, it is called pre-sanction credit limit। pre-sanction credit limit का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपको सिंपल लोन लेना है, LOA, इसके लिए क्या होता है, आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, कुछ कोलेटरल रखना पड़ेगा, गिरवी मतलब। ठीक है, ठीक है, बट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्री सैंक्शन PSCL। ठीक है, इसको सिंपल लगाओ, प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन। इसके अंदर क्या होगा, पेपर होगा? नहीं होगा, तो क्या होगा, फास्ट होगा। कोलेक्टर रखना है? नहीं, कोई कोलेक्टर नहीं रखना, सिंपली अनसिक्योर्ड है। ठीक है, अब इसके कौन कौन से हो सकते हैं, इसका मतलब कौन कौन सकते हैं? एक तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ओवरड्राफ्ट, जो शॉर्ट टर्म होते हैं क्रेडिट, क्या उसमें आपसे लेते हैं क्या? नहीं, बैंक विजिट कर सकते हो, बैंक वेबसाइट से ले सकते हो। ठीक है, और यूपीआई के थ्रू ले सकते हो ओवरड्राफ्ट। और कौन सा था, क्रेडिट कार्ड, CC। ठीक है, इसमें भी एक पहले डिटरमाइंड आपको दे दी जाएगी, उसके बाद में आपको पे कर देना मंथली के, मंथ के लास्ट में। ठीक है, याद रखना है। अब क्या है, यूपीआई का क्या है, प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन, ठीक है, या ओवरड्राफ्ट इन यूपीआई। तो इसके अंदर क्या सीन है, इसके अंदर क्या आरबीआई अलाउ क्या करता है कि इसमें प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू एक्सटेंडेड टू यूपीआई। ठीक है, सो इवन पर्सन क्या है कि उसके पास में सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं है बैंक के अंदर, वो क्या है, स्टिल पे कर सकते हैं, किसके लिए, शॉपिंग के लिए। बाद में क्या है, उस पर्सन की जो भी सैलरी होगी, पेंशन होगी, इनकम होगी, उसमें से बैंक अकाउंट खुद कट कर लेगा, याद रखना है। अब इसके बाद में क्या है, जीरो बैलेंस, या मतलब 25 सितंबर, ये मतलब मैं कैसे ही बताऊँ। ठीक है, अब इसको ये करने की जरूरत है, मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। ठीक है, अब क्या है, अब क्या है, यूपीआई का क्या है बेनिफिट टू ऑफ यूपीआई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? ठीक है, हेल्प कस्टमर इन बाय नाउ पे लेटर, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ शॉपिंग। ठीक है, इसको क्या हम पिलर 1B में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो ऐसे पुअर जो है, अब सिंपल सिंपल बता देता हूँ, जो स्मॉल फार्मर्स हो गए, ठीक है, उसके बाद में जितने पुअर पर्सन हो गए, ठीक है, उनको क्या है कि मंथ के लास्ट में कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो उनको क्या है, वो क्या कर सकते हैं, ये ओवरड्राफ्ट जितनी फैसिलिटी है, ओवर ड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है,
उसको क्या यूज़ करके खुद की ज़रूरत के लिए, जैसे अगर उनको 5,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए, तो क्या ले सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो उनको क्या क्या जो, अगर ये इनको ये ना भी मिलती होती तो क्या करते, किसी बनिया के पास में जाते हैं, यहाँ पे तो बनिया ही बोलते हैं, या फिर मनी लेंडर, या फिर यहाँ बोलते हैं साहूकार, उसके पास में जाते हैं। और वो क्या करता इनसे, जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा चार्ज करता, काफ़ी हाई होती है। तो उससे क्या है, अब वे बच सकते हैं किससे, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेके। सिंपल से, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में हम देखते हैं। ठीक है, यूपीआई इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉन, ICCW। अब आपको क्या है, एटीएम पे आप जाओगे, एटीएम, ठीक है, किसके लिए, मनी विड्रॉन के लिए। आप क्या नॉर्मली क्या करते हो, आप कार्ड यूज़ करते हो, दिख रहा है ये कार्ड। बट अब क्या है, आपको कुछ भी कार्ड करने की जरूरत नहीं है। अब यूपीआई बेस्ड कोई भी ऐप खोलो, आपको क्यूआर कोड मिलेगा, ठीक है, क्यूआर कोड मिलेगा, आप उसको स्कैन करो, वहाँ से आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपको एटीएम से क्या है, कैश मिल जाएगा। सिंपली ये है, उसके अलावा और ज़्यादा नहीं है कुछ भी। अब यूपीआई क्या है, क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन यूजिंग यूपीआई। ठीक है, कॉइन वेंडिंग मशीन क्या है, अब आपको जैसे वही सेम, आपको जैसे कोई खुले सिक्के चाहिए खुले मतलब छुट्टे चाहिए, सिंपल भाषा में। तो आप क्या करोगे कि पुरानी मशीन में क्या होता था, आप पेपर नोट इंसर्ट करो तो आपको क्या कॉइन दे देता था। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई पेपर नोट नहीं देना, कोई कुछ नहीं, सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करो, मनी ट्रांसफर कर दो किसी बैंक से वाया यूपीआई, और क्या कर लो, कॉइन ले लो। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको समझ आ रहा है, एंड थैंक यू सो मच।